नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल प्रोग्राम तारीख। इसमें हम आपको सुनाते हैं उस तारीख से जुड़े इंटरनेशनल किस्से। आज 25 फरवरी है और इस तारीख का ताल्लुक है दुनिया के सबसे बड़े शोमैन कहे जाने वाले शख्स और उसकी पहली नुमाइश से। नुमाइश एक 161 साल की बुढ़िया की, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति की मेड। अब आप कहेंगे कि कोई 161 साल कैसे जिंदा रह सकता है, तो आइए इसी सवाल का उत्तर ढूंढते हैं आज की तारीख में। बात आज से करीब पौने 200 साल पुरानी है। 1835-36 का न्यूयॉर्क, सपनों का शहर, जहां सरवाइव करना तब भी उतना ही मुश्किल था जितना आज है। लेकिन जैसा मुंबई में है वैसा ही अगर न्यूयॉर्क में काम चल निकले तो समझिए बल्ले बल्ले। इसी शहर में 25 साल के फिनियस टेलर बानम अपने करियर में लगभग सब कुछ ट्राई करके देख चुके थे। जनरल स्टोर खोला, किताबों की नीलामी की, रियल एस्टेट में हाथ आजमाया, लॉटरी बेची और लास्ट में एक साप्ताहिक अखबार भी चलाया। पर अखबार को छोड़कर किसी चीज़ में कोई ज़्यादा सफलता नहीं मिली। अखबार को मिलने वाली सफलता भी आर्थिक नहीं थी, बस ये अखबार कुछ हद तक फेमस हो गया था तो इसे भी बेच दिया गया और लग गए जल्दी और तेज़ी से पैसा कमाने के दूसरे जुगाड़ में। वो लंबे समय से ये सोच रहे थे कि अगर वो एक सार्वजनिक प्रदर्शनी खोल लें तो काफ़ी सफल हो सकते हैं। इस बात का जिक्र बाद में बानम ने अपनी बायोग्राफी लाइफ ऑफ पीटर बानम में भी किया था। प्लान था ऐसी प्रदर्शनी का जिसमें अजीबोगरीब इंसानों की लोगों के सामने नुमाइश की जानी थी। अब ये वाक्य सुनने में जितना अमानवीय लग रहा है उतना ही असल में था भी। शुरुआत हुई ऐसे ही अजीबोगरीब या स्पेशल लोगों की खोज से। बानम ने सबसे पहले खोजा जॉयस हेथ को, एक अफ्रो अमेरिकन दासी जिससे बानम की मुलाकात ऐसी ही एक प्रदर्शनी में हुई थी, जिसके बारे में बानम ने लिखा। जॉयस हेथ अपनी कुर्सी से उठकर चल सकने में असमर्थ थी। वो पूरी तरह से अंधी थी और उसकी आंखें इतनी गहरी धसी हुई थीं कि पुतलियां पूरी तरह से गायब हो गई थीं। उसके दांत नहीं थे लेकिन उसके सर पर घने भूरे बाल थे, किसी जंगल की तरह। लेकिन इस सब के बावजूद वो मिलनसार और बातूनी थी। वो अपने प्यारे छोटे जॉर्ज से जुड़े कई दिलचस्प किस्से और गीत सुनाती थी। प्यारे छोटे जॉर्ज मतलब अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन। लेकिन सच तो यह है कि हेथ वास्तव में कौन थी, कितने साल की थी, ये सारी जानकारियां आज भी अज्ञात हैं और इस बात को लेकर भी लोग श्योर नहीं कि क्या वो कभी असल में जॉर्ज वॉशिंगटन से मिली थी। 1835 तक वो केंटकी के एक शोमैन जॉन एस बॉलिंग की कानूनी संपत्ति थी। बॉलिंग उससे लुईविल जो केंटकी में पड़ता है और सिंसिनाटी जो कि ओहायो में है, वहाँ जॉर्ज वॉशिंगटन के बचपन की नर्स के रूप में प्रदर्शित करता था। जबकि हम बात कर रहे हैं उस वक्त तक जॉर्ज वॉशिंगटन की मृत्यु को 35 साल पूरे बीत चुके थे। बॉलिंग की साया की आयु 161 साल बताता था। शो के दौरान दर्शकों को उससे सवाल पूछने की इजाज़त थी। टिकट खरीद के उसके शरीर को छूने में लोगों को बड़ा मज़ा आता था। जून 1835 में बॉलिंग ने इसे एक दूसरे बंदे R.W. लिंडसे को बेच दिया था। पहले बॉलिंग और अब लिंडसे दोनों ही इस दासी की प्रदर्शनी से कुछ ज़्यादा नहीं कमा पा रहे थे। उधर बानम को ये बूढ़ी दासी पसंद तो खूब आई, पर ये सवाल उठा कि बानम उसे खरीदे तो कैसे, क्योंकि न्यूयॉर्क में तो दास प्रथा चलती नहीं थी। बानम को एक लूप होल के बारे में मालूम चला जिसके अनुसार बानम हेथ को 1 साल की लीज पर रख सकता था, खरीद सकता था एक तरह से लीज पे। लेकिन इसके एवज में उसे लिंडसे को $1000 देने थे, लेकिन बानम के पास सिर्फ $500 थे, तो उसने $500 अपने दोस्त से उधार लिए और जॉयस हेथ को खरीद लिया। इसके बाद बानम ने न्यूयॉर्क सिटी के सबसे लोकप्रिय मनोरंजन स्थलों में से एक निब्लो गार्डन के मालिक विलियम निब्लो से संपर्क किया। बहुत समय पहले उसने यहाँ बारटेंडर की नौकरी के लिए भी आवेदन किया था जो उसे नहीं मिली, लेकिन अब की वो निब्लो के अगले कार्यक्रम के प्रबंधक के रूप में आया था। स्टेज सेट था। अब बारी थी जॉयस की न्यूयॉर्क में प्रदर्शनी लगाने से पहले के प्रचार प्रसार की। पहले शो की प्रचार लाइंस कुछ यूं थी। जॉयस हेथ निर्विवाद रूप से दुनिया की सबसे आश्चर्यजनक और दिलचस्प जिज्ञासा हैं। वो ऑगस्टाइन वॉशिंगटन, जॉर्ज वॉशिंगटन के पिता की दासी रही थी। वो पहली शख्स थी जिसने शिशु जॉर्ज वॉशिंगटन के जन्म लेते ही उसे कपड़े पहनाए थे। जॉयस का जन्म वर्ष 1674 में हुआ था और आज हैरत अंगेज रूप से उसकी उम्र 161 साल है। शो काफ़ी सफल रहा था। इसके बाद बानम हेथ को लेकर अगले 7 महीनों के लिए उत्तर पूर्वी अमेरिका के दौरे पर निकल लिए। सराय, म्यूजियम, रेलवे हाउस और कंसर्ट हॉल, जहां भी हेथ का प्रदर्शन होता भीड़ दौड़ी चली आती। जैसा इंडिया में होता उस्ताद जमूरे वाले खेल में कुछ उसी तर्ज पर बानम और दर्शक हेथ से सवाल पूछते, उसकी पिछली जिंदगी के बारे में जानना चाहते। हेथ अक्सर धर्म पर चर्चा करती, कुछ भजन गाती जिससे दर्शक काफ़ी भावुक हो जाते।
जैसे ही लोगों की उत्सुकता इन नुमाइशों में थोड़ी कम होने लगती, बानम खुद ही अखबार में छपवा देते, हेत इंसान नहीं है, एक ऑटोमेटिक मशीन है, एक पाखंडी औरत है। लेकिन ये सब किसी विज्ञापन के तौर पर नहीं छपता, एक दावे के तौर पर छपता, ऐसे गोया कोई हेत और बामन का विरोधी इसे छाप रहा हो। तब ऐसा करना आसान था क्योंकि उस दौर में अमेरिका में 2 तरह के अखबार चलते थे। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, पेनी न्यूज़पेपर्स या पेनी प्रेस और 6 सेंट न्यूज़पेपर या 6 सेंट प्रेस। अखबारों का ये वर्गीकरण इनके दाम के आधार पर था। पेनी और सेंट दोनों का ही मतलब डॉलर का 100वां हिस्सा है, जैसे अपने यहाँ रुपए और पैसे वाला है मामला है। यूं 6 सेंट न्यूज़पेपर महंगा और अधिक विश्वसनीय था क्योंकि महंगा है। पेनी न्यूज़पेपर्स आज के व्हाट्सएप फॉरवर्ड जैसे थे, फेक मगर रोचक। लेकिन जैसा व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स के साथ होता है, तब इन पेनी न्यूज़पेपर्स की खबरों के साथ भी होता था। मतलब सच पता चलने तक झूठ आग की तरह फैल चुका होता था। उदाहरण के लिए, इस सब से कुछ एक महीने पहले पेनी न्यूज़पेपर न्यूयॉर्क सन ने दावा किया था कि एक खगोल विज्ञानी ने चंद्रमा पर पंख वाले बैटमैन की खोज की है। सन की विश्वसनीयता छोड़िए, ये बात जानिए कि इस अखबार की उस दौर में इतनी प्रतियां बिकती थी कि सभी 6 सेंट न्यूज़पेपर जो अच्छे अखबार होते थे, उनकी कुल मिलाकर बिकती थी। लूनर होक्स नाम से प्रसिद्ध हुई इस खबर का रेफरेंस बाद में फिर से आएगा। होक्स मतलब एक ऐसा झूठ जिसे जानबूझकर सच की तरह क्राफ्ट किया जाता है, माने छल। बहुत सुना सुना लगता है। एनीवेज, तो इन अखबारों में रोचक खबरें प्लांट करना भी आसान था। बानम ने यही किया। हर ऐसी खबर के बाद दर्शकों की संख्या बढ़ने लगती, ये देखने के लिए कि हेत को लेकर जो बातें अखबार में छपी हैं वो गलत हैं या सही हैं। अगस्त 1835 से लेकर जनवरी 1836 तक बानम सप्ताह में 6 दिन जॉइस हेत को प्रदर्शित करते थे, कभी कभी दिन में 12-12 घंटे तक। लेकिन पूंजीवाद, अमानवीयता और धूर्तता का अंतिम अध्याय लिखा जाना बाकी था। 19 फरवरी 1836 को जब हेत का निधन हुआ तो बानम ने उसकी मौत से भी कमाई कर लेने की सोची। हेत की सार्वजनिक ऑटोप्सी यानी शव परीक्षण आयोजित किया गया। ऐसा आज से ठीक 185 साल पहले हुआ था, 25 फरवरी 1836 को। इसे देखने के लिए 50 सेंट का टिकट रखा गया। बानम ने बाद में खुद लिखा कि इस ऑटोप्सी को देखने के लिए 1000 से अधिक लोग आए थे। वहां पर मौजूद एक चिकित्सक डेविड एल रॉजर्स ने निष्कर्ष भी निकाला कि हेत 80 वर्ष से अधिक उम्र की नहीं हो सकती थी। यूं जाहिर है कि उसकी कथित जीवनी का हर पहलू गढ़ा गया था, यह झूठा था। 27 फरवरी 1836 को एक पेनी न्यूज़पेपर न्यूयॉर्क हेराल्ड की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि जिस महिला की ऑटोप्सी की गई वो कतई जॉइस हेत नहीं थी। हेराल्ड ने इस धोखे की तुलना 6 महीने पहले अपने प्रतिद्वंदी अखबार द न्यूयॉर्क सन में प्रकाशित लूनर होक्स वाली खबर से की थी। उसी दिन द न्यूयॉर्क सन ने एक अलग खबर छापी जिसके अनुसार बानम ने स्वीकार किया था कि हेत उतनी बूढ़ी नहीं थी जितना पहले दावा किया गया था। अखबार ने यह भी दावा किया कि बानम ने उसे ये बताया कि उनकी अगली योजना विदेशों में भोले भाले दर्शकों को मूर्ख बनाकर पैसे कमाने की है। सन की खबर सच हो या झूठ, पर एक भविष्यवाणी के तौर पर यह बात एकदम सच थी। द ग्रेटेस्ट शोमैन के टाइटल से विख्यात हुए बानम ने बाद में फिजी, मरमेड और जनरल टॉम थम जैसे होक्स का देश विदेश में प्रदर्शन किया। कुछ होक्स में मानवों का भी उपयोग किया गया था। उन्होंने बानम एंड बेली सर्कस को भी स्थापित किया जो 150 साल के करीब तक चला। उनकी ऑटोबायोग्राफी पर बेस्ड एक म्यूजिकल मूवी द ग्रेटेस्ट शोमैन 2017 में रिलीज हुई, जिनमें उनके किरदार को एक्समैन वाले ह्यू जैकमैन ने निभाया था। इस मूवी में उनके किरदार को, जो 2 बेटियों का पिता था, इतना अमानवीय नहीं दिखाया गया जितना इस कहानी से सुन के लगता है कि बानम थे। हालांकि हेत के बाद के उनके प्रदर्शन इतने अमानवीय नहीं रहे थे, बल्कि बाद में तो बानम एक समाज सेवी के रूप में जाने भी गए। लेकिन एक इंसान को किसी दूसरे इंसान से खरीदने पर हुई शर्मिंदगी से उन्हें ताउम्र जूझना था। लेकिन फिर भी जहां फिनियस टेलर बानम अपने शोबिज़ में आगे बढ़ते चले गए, तारीख की इस दूसरी किरदार जॉइस हेत को आजन्म गुमनामी और मृत्यु के बाद एक अंतिम अपमान का सामना करना पड़ा था। तो आज की तारीख में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी तारीख के एक नए एपिसोड के साथ, नए किस्सों के साथ। देखते रहिए दी ललन टॉक।